इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम महात्मा बुद्ध के समय की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था का अध्ययन करेंगे। मेरे हाथ में जो किताब है उस किताब का नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। इस पुस्तक के अध्याय 12 का नाम है महात्मा बुद्ध के समय की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था। इस पाठ के पहले खंड का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम दूसरे खंड का अध्ययन करेंगे। यह दूसरा खंड, यह दूसरा भाग शिक्षा से प्रारंभ होता है। प्रोफेसर पांडेय लिखते हैं, बौद्ध धर्म निवृत्ति मार्गी था, अतः उसने भिक्षु जीवन को कल्याण कर बताया था। बौद्ध भिक्षु स्थान स्थान पर बने अपने विहारों में रहते थे। ये विहार उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ये विहार ही उनकी शिक्षा के केंद्र थे। इनमें भिक्षु अपने धर्म का अध्ययन, अध्यापन, मनन, पठन आदि करते थे। यह शिक्षा नितांत आवश्यक थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिष्य को सद्य विहारिक और आचार्य को उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय होने के लिए यह आवश्यक था कि वह कम से कम 10 वर्ष तक भिक्षु जीवन व्यतीत कर चुका हो। शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए नवागत का एक संस्कार होता था जिसे प्रवज्जा कहते थे। साथ में उसे बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट करना पड़ता था। महावग्ग में गुरु शिष्य के परस्पर संबंध पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। शिष्य नियमित रूप से अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा करता था तथा गुरु पूर्ण रूप से उसके शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तरदायी था। मित्रों, ये जो शब्द काम में लिया गया है ना, उत्तरदायी, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। यहां गुरु यह जिम्मेदारी ले रहा है कि मेरा शिष्य शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संस्कारित होगा, आगे बढ़ेगा। गुरु को अपने शिष्य को शारीरिक दंड देने का भी अधिकार था। जातकों से प्रकट होता है कि उद्दंड अथवा अपराधी शिष्य को गुरु छड़ी, लात अथवा थप्पड़ से भी मारता था। जातकों तथा अन्यान्य बौद्ध ग्रंथों में लौकिक शिक्षा के विषय पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। इस समय वाराणसी और तक्षशिला अपनी शिक्षा संस्थाओं के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। इन नगरों के आचार्य वेदों तथा 18 शिल्पों की शिक्षा देते थे। जातकों से प्रकट होता है कि तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र, धनुर्विद्या, राजविद्या, पशुभाषा ज्ञान, आखेट तथा अनेक शिल्पादि की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी 2 प्रकार के होते थे, छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले और अपने घरों में रहते हुए पढ़ने के समय विद्यालय आने वाले। एक तो हो गए हॉस्टलर्स और दूसरे हो गए डे स्कॉलर्स। आचार्य पढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी से फीस लेता था, शुल्क लेता था। ऐसे विद्यार्थी को आचार्य भागदायका कहते थे। परंतु अनेक निर्धन विद्यार्थी ऐसे भी होते थे जो शुल्क के बदले दिन को अपने आचार्य की सेवा करते थे और रात को उनसे पढ़ा करते थे। ऐसे विद्यार्थी धमंत वासिका कहलाते थे। शिक्षा संस्थाओं में
छात्रों का जीवन सरल और अनुशासनशील था। छात्रों का जीवन सरल और अनुशासनशील था। वहां निर्धन और धनी विद्यार्थियों का आचार आहार एक जैसा होता था। शिक्षा संस्थाओं को राजकीय सहायता भी मिलती थी, परंतु अधिकांशतः उनका अस्तित्व सार्वजनिक दान दक्षिणा पर निर्भर करता था। बहुधा पड़ोस के निवासी शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रादि देते थे। कुछ शिक्षा संस्थाएं सार्वजनिक न होकर वर्ग विशेष के लिए होती थी। जातकों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और राजकुमारों की पृथक पृथक शिक्षा संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जातकों से प्रकट होता है कि तक्षशिला अथवा वाराणसी के विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए थी, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होता था। महावग्ग से प्रकट होता है कि जीवक ने तक्षशिला में 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पाई थी। जातकों से प्रकट होता है कि प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अधिकांशतः ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होते थे। वैश्य विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी। चांडालों के लिए तो प्रवेश निषिद्ध था। प्रमुख विद्यालयों में प्रधान आचार्य के अतिरिक्त सहायक आचार्य भी होते थे। उन्हें पिट्ठी आचार्य कहते थे। कभी कभी पुराने और अनुभवी विद्यार्थी, जिन्हें जेठंते वासिका कहा जाता था, भी पढ़ाने में अपने आचार्य की सहायता करते थे। गांवों के बारे में प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि इस समय तक भारतवर्ष में स्थान स्थान पर समृद्धिशाली ग्रामों का उदय हो चुका था। बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि इस समय तक भारतवर्ष में स्थान स्थान पर समृद्धिशाली गांवों का उदय हो चुका था। ग्रामों में ईंट, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी की सहायता से बने हुए बहुसंख्यक मकान होते थे। इन मकानों में सम्मिलित परिवार रहते थे। मित्रों, अब जो समय चल रहा है, अब जो दौर चल रहा है समाज का, उसमें भारत की यह गौरवशाली परंपरा, संयुक्त परिवार की परंपरा टूटती जा रही है, टूटती ही जा रही है। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं, इन मकानों में सम्मिलित परिवार रहते थे। मकानों के अतिरिक्त गांव में खेत भी होते थे। सामान्यतया खेत मनुष्य की व्यक्तिगत संपत्ति होते थे, परंतु बहुधा ग्राम पंचायत की आज्ञा के बिना वह मनुष्य उसे बेच नहीं सकता था। ग्रामों का जीवन सरल और संतोषमय था। वहां के मनुष्य न अधिक धनी होते थे और न ही अधिक निर्धन होते थे। प्रायः प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर था। यह बहुत बड़ी बात है मित्रों। ग्राम यदि आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी। और गांव की आत्मनिर्भरता की बात तो आधुनिक युग में भी बहुत कही गई है और महात्मा गांधी ने तो इसे बार बार कहा है। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं कि ग्रामों का जीवन सरल और संतोषमय था। वहां के मनुष्य न अधिक धनी होते थे और न ही अधिक निर्धन होते थे। प्रायः प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर था। गांव की आवश्यकताएं कम थीं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति गांव की सीमाओं के भीतर ही हो जाती थी,
कहने का मतलब यह है कि गांव में जो लोग रहते थे उनकी आवश्यकताएं असीमित नहीं थी। उनकी सारी आवश्यकताएं, उनकी सारी जरूरतें गांव से ही पूरी हो जाती थी। आगे लिखा गया है, सहकारिता और वस्तु विनिमय के आधार पर मनुष्यों ने अपना जीवन सुविधाजनक बना लिया था। ग्रामों में लड़ाई झगड़े तथा अन्यान्य अपराध कम होते थे और उनका निर्णय ग्राम पंचायतों में ही हो जाता था। ग्राम के चारों ओर चारागाह होते थे। ये संपूर्ण ग्राम की संपत्ति समझे जाते थे। यहाँ ग्राम निवासियों के पशु निर्बाध रूप से चरते थे। यहाँ ग्राम निवासियों के पशु निर्बाध रूप से चरते थे। इन्हें चराने के लिए ग्वाले होते थे। चारागाह के आगे बहुधा वन होते थे, परंतु ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते वन का विस्तार कम होता जा रहा था। उन्हें काट काट कर मनुष्य अपने ग्रामों की स्थापना करते जा रहे थे। मित्रों, यह बात तो ईसा के 600 साल पहले की है, जब उस समय भी यह हो रहा था कि गांव बसाने के लिए जंगल नष्ट कर दिए जाएं। तो आज तो जो हालत हम देख रहे हैं यह होनी ही थी। आगे लिखा हुआ है, बुद्ध काल में हम साधारण ग्रामों के अतिरिक्त व्यावसायिक ग्रामों का भी उल्लेख पाते हैं। समान व्यवसाय का अनुसरण करने वाले मनुष्य बहुधा एक ही ग्राम में रहते थे। बौद्ध साहित्य कुम्हारों, बढ़इयों, शिकारियों, चांडालों आदि के ग्रामों का उल्लेख भी करता है। जहां तक नगरों की बात है, लिखा गया है, इस समय तक भारतवर्ष में नगरीय सभ्यता का भी पर्याप्त उदय हो रहा था। इस समय तक भारतवर्ष में नगरीय सभ्यता का भी पर्याप्त उदय हो रहा था। स्थान स्थान पर नगरों का उदय हो रहा था। मित्रों, यह व्यवस्था, ये जो नगर बनने की व्यवस्था है, इसका सीधा सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है। यही कारण है कि जंगलों में ग्राम बस जाते थे। ग्रामों के समूह बाद में बड़े बड़े नगरों का रूप ले लेते थे। आज भी हम यही देख रहे हैं कि गांव धीरे धीरे शहर बनते जा रहे हैं। शहर बड़े शहर बनते जा रहे हैं। बड़े शहर महानगर बनते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का सुधरना, अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना बुरा नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को चोट पहुंचाकर खड़ा करना ठीक नहीं है। लिखा गया है कि इस समय तक भारतवर्ष में नगरीय सभ्यता का पर्याप्त उदय हो रहा था। स्थान स्थान पर नगरों का उदय हो रहा था। नगरों में कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के मकानों का बाहुल्य होता था। बहुधा ये मकान कई मंजिल ऊंचे होते थे। 7 मंजिल वाले मकानों को सप्त भूमक प्रासाद कहते थे। 7 मंजिल वाले मकानों को सप्त भूमक प्रासाद कहते थे। बड़े मकानों में स्तंभ, गवाक्ष, वातायन, नालियां, कुएं, पाकशाला, स्नान गृह तथा शौचालय आदि की पृथक पृथक व्यवस्था होती थी। बहुधा दीवारों पर प्लास्टर भी होता था। कभी कभी दीवारों को अनेक प्रकार के चित्रों से सजाया जाता था। दीर्घ निकाय 6 प्रमुख नगरों का उल्लेख करता है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। इनके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य मिथिला, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन, साकल, पैठन
और माहिष्मती नगरों का उल्लेख करता है। कौन कौन से नगर? मिथिला, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन, साकल, पैठन और माहिष्मती। बड़े बड़े नगरों का निर्माण बड़ी बड़ी योजना से किया जाता था। उनमें सुंदर भवन, उद्यान, बाजार तथा सड़कें होती थी। कभी कभी नगरों के चारों ओर दीवार भी बनी होती थी, जिसे हम चार दीवारी कहते हैं, और किसी किसी नगर में दुर्ग भी होता था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अपने इस मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्ते।